Dear learners, I welcome you all in this session where under the vocational series we'll discuss about insurance and today topic is health insurance. I'm Dr. Sunil Kadyan, assistant professor with Amity School of Insurance, Banking and Actuarial Science, Amity University, Uttar Pradesh. After watching this session, you will be able to discuss health insurance and explain the classification of health insurance products, discuss the features of Mediclaim policy, and explain the innovative features of health insurance products which are available in India. Starting with what exactly is a health insurance? Health insurance is a type of insurance coverage that cover the cost of an insured individual medical and surgical expenses. It prevents you and your family from suffering a financial loss as a result of an accident, illness or disability. हेल्थ इंश्योरेंस को हिंदी में हम लोग स्वास्थ्य बीमा कहते हैं। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जहाँ पे अगर आप स्वास्थ्य बीमा अपना या अपने परिवार का कराते हैं, अगर उस पॉलिसी ड्यूरेशन के दौरान एक्सीडेंट की वजह से या कोई बीमारी या डिसेबिलिटी हो जाती है उस व्यक्ति को या उसकी फैमिली को जिसने पॉलिसी ली है, उसको इंश्योरेंस कंपनी इंडेमनीफाई करता है या उसकी क्षति पूर्ति करता है। अगर कॉन्ट्रैक्ट की भाषा में अगर इसको समझना चाहें, वी कैन से दिस इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन इंश्योर्ड, we also called policy holder, and the insurance company, we called insurer also, that requires the health insurer to pay the insured health care cost in exchange of insurance premium. जैसा कि हम सभी जानते हैं, बीमा में एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें दो पार्टीज़ होती हैं, जिसमें एक तरफ पॉलिसी होल्डर होता है और दूसरी पार्टी इंश्योरेंस कंपनी होती है। दोनों ही पार्टी जो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करती हैं, एक पॉलिसी होल्डर समय सीमा जब भी कभी प्रीमियम उसे पे करना होता है, जो भी उसने ऑप्ट किया है, जनरली हेल्थ इंश्योरेंस में वो सालाना प्रीमियम पे किया जाता है, लेकिन आजकल IRDAI के इनिशिएटिव के द्वारा अब आप अपने प्रीमियम का भुगतान हाफ ईयरली, क्वार्टरली, इवन मंथली में भी कर सकते हैं। दूसरी तरफ इंश्योरेंस कंपनी एक वादा करती है पॉलिसी होल्डर से कि 1 साल के अंतर्गत अगर उन कारणों से जो कि पॉलिसी की टर्म्स कंडीशन मेंशन है उसके द्वारा अगर कोई भी क्लेम आता है तो हम आपको उसका कैशलेस या रीइंबर्समेंट देंगे। Talking about the brief history about health insurance in India, it's not a very old concept in India. Why so? Because we know that LIC was formed in 1956, GIC Act was there in 1972, but as you can see, that first Mediclaim insurance policy in India was launched in November 1986 by all the 4 public sector insurance companies. सर्वप्रथम स्वास्थ्य बीमा भारतवर्ष में नवंबर 1986 में पहली बार लॉन्च किया गया था, चारों गवर्नमेंट कंपनीज़ के द्वारा, क्योंकि उस समय प्राइवेटाइजेशन स्टार्ट नहीं हुआ था। द नेक्स्ट सिग्निफिकेंट डेट इन द इंडियन हेल्थ इंश्योरेंस इंडस्ट्री is 1999, where IRDA was constituted as an autonomous body to regulate and develop the insurance industry. मल्होत्रा कमेटी फॉर्म की गई थी इंडिया में और उसी के रिकमेंडेशन पे 1999 में IRDA एक फॉर्म हुआ जो कि आज आप IRDAI के नाम से जानते हैं। ये इंडियन इंश्योरेंस रेगुलेटर है और इसी के द्वारा सन 2000 के पश्चात प्राइवेट कंपनीज़ को अलाउ किया गया बीमा क्षेत्र में कि वो आके अपनी सेवाएं प्रदान कर सकते हैं। द IRDAI opened up the market in August 2000 for private players. FDI up to 26% initially was there, which was further enhanced to 49% 2015. Currently, FDI limit for insurance enhanced to 74% and in insurance intermediaries is 100% into 2021. 2000 सन के पश्चात IRDAI के इनिशिएटिव से प्राइवेट प्लेयर्स को ओपन अप किया गया बीमा क्षेत्र कि वो आके अपनी कंपनी स्थापित कर सकते हैं। इसी के साथ FDI, जिसे हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहते हैं, इनिशियली ये 26% से अलाउ किया गया, जहाँ पे 26% FDI का मतलब है कि 26% स्टेक के साथ
फॉरेन पार्टनर्स इंडियन काउंटर पार्ट के साथ हाथ मिला के कंपनी में निवेश कर सकते हैं। ये 26% सन 2000 में अलाउ किया गया था। उसके पश्चात सन 2015 में ये बढ़ा के 49% कर दिया गया, और अभी जो रिसेंटली एफडीआई लिमिट इंश्योरेंस के क्षेत्र में बढ़ाई गई है वो इस समय 74% है। और साथ ही में इंश्योरेंस इंटरमीडिएट सेक्शन में 100% एफडीआई लिमिट को बढ़ा दिया गया है सन 2021 में। तो आप जैसे कि देख सकते हैं कि जिस प्रकार से एफडीआई निरंतर भारत में बीमा क्षेत्र में बढ़ती जा रही है, जिससे जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ भी बढ़ती जा रही हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर भी मजबूत हो रहा है, जिससे पेनिट्रेशन भी बढ़ेगा और इंश्योरेंस इंडस्ट्री का एक तरह से देखा जाए उत्थान की स्थिति में है एफडीआई लिमिट के द्वारा। Then if we talk about the registered insurance companies in India, as you can see that in India, one is in public sector in life insurance segment, that is LIC, everyone knows about it. Then in private sector we have 23 companies, so in total we have 24 life insurance companies operating in India. If we talk about the general, we also call non-life segment. Here 6 companies are there in public sector, 2 are specialized, 4 are the non-life insurance company PSU. Then in private sector we have 21 private insurance company operating in India. So total it became 27 companies operating. Then if we talk about the standalone health insurance company, this is a segment where there are 7 specialized insurance companies who are operating, who are into the health insurance segment. They are only operating in health insurance. Apart from health insurance policy, they are also selling personal accident cover, critical illness, and even the travel insurance. So total 7 are there in this category. If we talk about the reinsurance insurers, so these are the reinsurance company. It's very interesting that even the insurance company also go for their insurance. So insurance of insurance company is known as reinsurance. Here in this segment we have one public sector, that is GIC, and if we talk about the private sector we have 11 companies. So in total 12 reinsurance companies are operating in India. So in total we can say this data has been taken from IRDAI website annual report. So we have 8 public sector companies, then we have 62 private sector companies, and in total we can say that 70 insurance companies are operating in India. This is only about So in India, we can say that total 70 insurance companies are operating in India. If we talk about the standalone health insurance segment, in this segment, we talked about there are 7 companies. So we have Star Health Insurance and Allied Insurance Company. This was the first insurance company which came into existence under standalone health insurance category in India. Followed by it was Apollo Munich Health. Now that has been merged into HDFC Ergo Health. Now HDFC Ergo is taking care of that portfolio. So that is the second company. Then third company is Max Bupa Health Insurance. Fourth is Religare Health Insurance, but recently the name has been changed into Care Health Insurance. Then we have Manipal Cigna Health Insurance. Previously it was called Cigna TTK. Then we have Aditya Birla Health Insurance, and then Reliance Health Insurance. So these are the 7 companies which are under the category of standalone health insurance companies. Then the next section comes is what is the classification of health insurance product. हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट कितने टाइप के होते हैं? तो अगर हम बात करें ब्रॉड क्लासिफिकेशन की,
तो यहाँ पे मुख्यतः ये 3 प्रकार के होते हैं. वन इज़ इंडेमनिटी, second is fixed benefit, and third is critical illness. If we talk about indemnity, so bulk of health insurance market, ज़्यादातर जो हेल्थ इंश्योरेंस सेगमेंट में जो मार्केट है वो इंडेमनिटी प्लान्स होते हैं. हम जानने का प्रयास करेंगे इंडेमनिटी और फिक्स बेनिफिट क्या होते हैं. एक तरह से देखा जाए तो हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी इंडेमनिटी सेगमेंट में आती है. इंडेमनिटी का मतलब है, अगर इसको हम एक उदाहरण के रूप में समझते हैं, मान लीजिए किसी व्यक्ति ने 5 लाख का सम इंश्योर्ड कराया हुआ है और 1 साल की पॉलिसी, हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी उसने ली है. अब जब भी अगर उसे हॉस्पिटलाइजेशन की आवश्यकता पड़ती है, मान लीजिए एक बार वो किसी बीमारी की वजह से हॉस्पिटलाइज होता है और 3 दिन में उसका खर्चा 25,000 रुपये आता है, तो हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी के अंतर्गत या इस इंडेमनिटी के रूल के अंतर्गत उसे 25,000 तक अधिकतम उसको इसका लाभ मिल सकता है अगर वो कैशलेस लेता है, रीइंबर्समेंट लेता है. So indemnity is that whatever expenses has been incurred in the hospital, any expenses which come out to be from that. So health insurance policy is going to indemnify you up to that amount only. They are not going to give you the full sum insured. Whereas if you talk about the critical illness, it's a fixed benefit plan. What does it mean? Like in critical illness, there are some dreaded disease like stroke, heart attack, kidney failure, cirrhosis of liver. So once these type of disease are diagnosed in a person, then the full sum insured is given. It's not like indemnity where whatever expenses are incurred, they are going to indemnify that. So this is the difference between the indemnity and a critical illness, or we can see the fixed benefit. Fixed benefit are predefined benefits that when this event will occur, this is the sum insured which they are going to give you. In critical illness, this is the full sum insured they give you, and they are not going to ask you how you are going to spend, where you are going to spend. But in indemnity, yes, whatever expenses are incurred, you have to give that amount up to that only. Then fixed benefit, one more category is there like hospital cash. Fixed sum, we'll discuss more about in the subsequent discussion when we're going through these the features. Then the next is, we have further classification in that. So one is individual cover, the another is group cover, and third is mass policies. If we talk about the individual cover, the retail customer and their family members, you might have come across two terms. One is individual, another is family floater. So retail products are those products which are available with the insurance company, and through various insurance intermediaries or directly also you can purchase these health plans. Predefined the premium is there, terms condition are there which cannot be customized. So the major bulk of the policy you will see that through retail products in form of health insurance are available. We call it individual cover. It can be in form of family floater or individual. Second is group cover. The best example in this is employer-employee relationship. You might have come across that when different people join the different corporate world, so they are having a group cover. We call it group mediclaim cover, where the whole employer, employees, they are covered under one health insurance policy cover, and whenever the hospitalization occur, they get the cashless or reimbursement through that. Third category is mass policies. Mass policies are the government sponsored schemes. So we can talk about, we have few examples like Rashtriya Swasthya Bima Yojana. Now we have Ayushman Bharat. So these are the policies, especially we are talking about health insurance policies. So they are some state sponsored, some are central government is sponsored, some are under the collaboration where both the central government and the state government collaborate. तो मुख्यतः इसमें हम देखेंगे 3 कवर हैं. ग्रुप कवर, जब कोई भी व्यक्ति किसी कॉर्पोरेट वर्ल्ड को ज्वाइन करता है तो कुछ कंपनीज सिर्फ उस व्यक्ति को जो कि वहाँ पे सेवाएं प्रदान कर रहा है उस कॉर्पोरेट में या उस कंपनी में, उसको हेल्थ इंश्योरेंस कवर देते हैं. कुछ कंपनीज में देखने को मिला है वहाँ पे स्पाउस को, उसके चिल्ड्रन को कवर दिया जाता है, और कुछ जगह उसके डिपेंडेंट पेरेंट्स को भी दिया जाता है. इसका प्रीमियम बहुत कम होता है, कवरेज ज़्यादा होता है, इसे ग्रुप कवर कहते हैं. इसका भी बहुत बड़ा मार्केट है जहाँ पे इंश्योरेंस कंपनीज ग्रुप हेल्थ कवर डिफरेंट कॉर्पोरेट्स को देते हैं. इंडिविजुअल कवर रिटेल कस्टमर है, रिटेल प्रोडक्ट है, जहाँ पे प्री डिफाइंड जो भी टर्म्स कंडीशन है, उसका प्रीमियम है, वो सब पूर्ण निर्धारित रहता है और व्यक्ति स्वयं उसे खरीद सकता है या किसी इंश्योरेंस इंटरमीडिएट के माध्यम से, जैसे एजेंट, ब्रोकर के थ्रू भी इसे हेल्थ कवर को खरीद सकता है.
तीसरी मास पॉलिसीज़ हैं, जहाँ पे गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम, जिसमें हमने अभी चर्चा की कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना और आयुष्मान भारत बहुत ही प्रचलित मास पॉलिसीज़ या गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हैं जो भारत में चल रही हैं। स्पेशली ये बिलो पॉवर्टी लाइन के लिए स्टार्ट की गई थी, बाद में अन्य वर्गों को भी इसमें शामिल किया गया। Then, if we see the broad classification, we have more different type of policy. If we talk about the health insurance plans, in that one is individual health insurance plan, then we have family floater plan, then we have critical illness. This we have talked about. Then we have group cover. Two more further classification comes, which have a very huge market in India. One is senior citizen plan, which is specifically for those people who are 60 or more than 60 years of age, and they also give the tax exemption under 80D category. Then we have disease specific plan, so I can name few of them, like we had dengue cover, then we have two specific corona policies, then we have for diabetes also, for cancer also, for specific disease we do have some health insurance plans where they cover the complication and those type of diseases. So these disease specific plans are also very popular in India. The question arises, this is I can say that a lot of people ask that what is individual cover, what is family floater cover, what is the difference between it? Should I go for individual cover? Should I go for family floater? So this is a lot of I can say a confusion, and a lot of queries come of these type. So we will simplify this query. इंडिविजुअल कवर, जैसे कि आपको इस स्लाइड से पता चल रहा है कि एक व्यक्ति इसमें इंश्योरेंस प्लान में शामिल होता है, दैट इज़ हेल्थ इंश्योरेंस प्लान, और उस व्यक्ति का अपना एक सम इंश्योर्ड होता है। हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि एक व्यक्ति ने हेल्थ इंश्योरेंस प्लान लिया और वो 5 लाख सम इंश्योर्ड का लेता है, 1 साल के लिए वो कवर होता है, इसे इंडिविजुअल हेल्थ इंश्योरेंस प्लान कहते हैं। इवन एक फैमिली चाहे तो वो भी इंडिविजुअल प्लान ले सकती है। किस रूप में? मान लीजिए अगर किसी फैमिली में 2 एडल्ट 2 चिल्ड्रन हैं, अगर चारों व्यक्ति अपना अपना अलग सम इंश्योर्ड 2-2 लाख रुपए अलग से सम इंश्योर्ड लेते हैं और एक ही पॉलिसी इशू होती है, उसमें उनका इंडिविजुअल सम इंश्योर्ड रहेगा लेकिन उनको एक ही पॉलिसी इशू होगी। इस तरीके से इस प्रकार की पॉलिसी अगर आप लेते हैं तो मैंने देखा है कि इंश्योरेंस कंपनी, अगर आप 2 या 2 से ज़्यादा मेंबर उस फैमिली के इंडिविजुअल कवर लेते हैं तो टोटल प्रीमियम पे वो लोग आप लोगों को 10% डिस्काउंट भी देते हैं। इस प्रकार से व्यक्ति कई बार समझता है कि 4 व्यक्ति हैं और 2-2 लाख का एक का सम इंश्योर्ड है तो हम लोग 8 लाख के लिए कवर हो जाते हैं। इसके प्रॉन्स कॉन्स के बारे में हम लोग चर्चा इसके बाद में करेंगे। पहले हम समझने का प्रयास करेंगे कि इंडिविजुअल कवर क्या होता है, फैमिली फ्लोटर क्या है। यही कन्फ्यूजन होता है क्योंकि कई बार एजेंट कहता है कि आपके फैमिली में अगर 4 लोग हैं तो चारों अलग अलग सम इंश्योर्ड भी ले सकते हैं और एक पॉलिसी इशू हो सकती है। तो व्यक्ति सोचता है कि फिर फैमिली फ्लोटर प्लान क्या है। फैमिली फ्लोटर प्लान में यहाँ पे जो एग्जांपल लिया गया है जिसमें 2 एडल्ट 2 चिल्ड्रन है, यहाँ पे भी मान लीजिए अगर उनने 5 लाख का सम इंश्योर्ड प्लान लिया है तो 1 साल में 5 लाख सम इंश्योर्ड में पूरी फैमिली कवर होगी। फैमिली फ्लोटर नाम इसका इसलिए पड़ा है क्योंकि 5 लाख में कोई भी एक एडल्ट या दोनों एडल्ट मिलके या 2 एडल्ट 1 चिल्ड्रन और 2 एडल्ट 2 चिल्ड्रन सभी मिलके या मल्टीपल हॉस्पिटलाइजेशन की आवश्यकता भी पड़ती है तो 5 लाख तक पूरा का पूरा परिवार उसका लाभ उठा सकता है। 5 लाख से ऊपर क्लेम कंपनी नहीं देगी। इसमें फ़ायदा क्यों है? क्योंकि बहुत कम ऐसा देखने को मिलता है कि सारे परिवार के सदस्य एक साथ बीमार हो जाते हैं, लेकिन जहाँ पे इंडिविजुअल सम इंश्योर्ड आपने लिया तो अगर एक एडल्ट है उसका 2 लाख से ऊपर का खर्चा आ जाता है तो कंपनी उसको कवर नहीं करेगी क्योंकि उसका इंडिविजुअल सम इंश्योर्ड 2 लाख था, उसके ऊपर आता है तो उसको कवर नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर आप फैमिली फ्लोटर में अगर आप देखते हैं वहाँ पे एक व्यक्ति 5 लाख तक का भी लाभ ले सकता है। यहाँ पे ये फ़ायदा है जहाँ पे अगर आप फैमिली फ्लोटर प्लान लेते हैं, लेकिन इसके एक ह्यूज मार्केट है। आप अपनी सुविधा अनुसार अपनी नीड के अकॉर्डिंग आप कोई भी प्लान का चुनाव कर सकते हैं, दोनों इक्वली गुड हैं। लेकिन अगर पर्सनली अगर आप बात करेंगे तो फैमिली फ्लोटर में ज़्यादा लाभ है एक फैमिली को अगर वो इस रूप में इस हेल्थ इंश्योरेंस प्लान को लेते हैं। अब हम बात करेंगे कि हेल्थ इंश्योरेंस जो प्लान है उसके मुख्य फीचर्स क्या होते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है कि एजेंट या कोई इंश्योरेंस इंटरमीडिएट आपसे जो बात करते हैं हेल्थ इंश्योरेंस प्लान के लिए वो सिर्फ फीचर्स की बात करते हैं, कई बार उस फीचर्स की भी बात भी नहीं होती है।
तो ये जानना हमारे लिए ज़रूरी है कि कौन कौन से फीचर्स इंपॉर्टेंट हैं, और जब भी हम उन फीचर्स की बात करेंगे, हम कोई हेल्थ इंश्योरेंस प्लान लेते हैं तो उस समय हमें कौन कौन सी बातों का विशेष तौर पे ध्यान रखना चाहिए अगर हम किसी को कोई हेल्थ इंश्योरेंस प्लान सजेस्ट कर रहे हैं या हम अपने परिवार के लिए खरीद रहे हैं। Inpatient hospitalization expenses, this is a coverage which they cover under health insurance plan. An indemnity policy reimburses the cost of hospitalization expense incurred on account of illness or accident. It normally covers expenses only if the duration of stay is 24 hours or more except daycare procedure. Cover room, boarding, nursing expenses, ICU, doctor fee, medicine, OT charges, hospital expenses of organ donor, then cost of artificial limbs, cost of relevant laboratory diagnostic test, cost of dialysis, chemotherapy, radiotherapy. So these type of coverage you will find in almost all the insurance company policy. So these are the coverage which they cover under the indemnity policy. I'll talk about two terms here. One is cashless, one is reimbursement. Here also there is a lot of controversy where we should go for cashless. Cashless is very I can say a popular feature in health insurance plan. So we'll try to understand what is cashless and reimbursement. If we talk about the cashless, we have health insurance companies, we have general insurance company, and sometimes they take the help of TPA. TPA is third party administrator. So their task is to panel the hospital. Panelment of hospital means that they sign a MOU with the good hospitals. In that, what they do is that especially when they do the tie-up with those hospitals provide the cashless to their customer, right? So if you take a health insurance plan, so if they have in-house TPA, then the insurance company will take care of it. Or if you have taken a health plan where the insurance company has allotted some TPA to you, so then TPA is going to do the empanelment of good hospitals. So in your city, there might be some hospitals which are paneled with those health insurance companies, either through TPA or their insurance company itself. So if you go and get yourself admitted on those hospital, you get a cashless. I again say it also depend upon your terms and condition of the policy. The second thing is, if in case of emergency you go to hospital, maybe a good hospital but not impaneled with your insurance company, in that case you have to pay all the expenses incurred in that hospital. Collect all the bills, diagnostic test report, fill up the claim form through your agent, or directly you can submit all those documents to your TPA or a health insurance company. And after some investigation, they are going to reimburse you. So firstly you pay, and then your insurance company or a TPA pay afterwards to you. This is called reimbursement. The only difference is cashless in a network hospital, and if it is a non-network hospital, then you go for a reimbursement. Then the next important feature is pre and post hospitalization in health insurance. This is a very good feature, and if we talk about this type of a feature, if you ask the customer who have purchased the health insurance plan, or they are going to about to purchase the health insurance plan, you believe me, many of them doesn't know about this feature. So it's very important for us to know what exactly it means. जैसा कि आप नाम देख सकते हैं कि प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन हेल्थ इंश्योरेंस, इसका तात्पर्य हम एक उदाहरण से ले सकते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, उसके कोई दिक्कत है, आप मान सकते हैं फॉर एग्जांपल स्टमक में पेन है, उसके पेट में दर्द है। ऐसी स्थिति में वो व्यक्ति किसी ओपीडी में किसी डॉक्टर को दिखाएगा। जब डॉक्टर को दिखाते हैं तो वो उसके रजिस्ट्रेशन चार्जेस होते हैं, प्रिस्क्रिप्शन स्लिप बनती है, कुछ टेस्ट कंडक्ट कराएगा, कुछ दवाइयाँ लिखेगा। उसके पश्चात हो सकता है उसको आराम ना लगे, वो दूसरे अस्पताल में जाके दिखाता है, और इसी तरीके से हो सकता है उसी बीमारी संबंधित उसको बीमारी की वजह से उसे एडमिट होना पड़े उस हॉस्पिटल में। तो जब वो हॉस्पिटल में एडमिट होता है नेटवर्क में, तो वो तो कैशलेस की कैटेगरी में आता है, लेकिन 3 प्रकार के खर्चे हैं। डॉक्टर की फ़ीस का, साथ में दवाइयों का खर्चा या किसी डायग्नोस्टिक टेस्ट का खर्चा, वो भी आप क्लेम कर सकते हैं, जिसे हम प्री हॉस्पिटलाइजेशन कहते हैं। इसी प्रकार से जब व्यक्ति डिस्चार्ज होता है, उसके बाद भी उसको डॉक्टर के पास जाना होता है, टेस्ट कराने होते हैं, दवाई प्रिस्क्राइब होती है, जो कि कई बार लंबी भी चलती है। तो उसी प्रकार के खर्चे जो प्री हॉस्पिटलाइजेशन में थे, उसी प्रकार के पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन में भी वो खर्चे उसको मिलते हैं।
और उसके लिए उसको क्लेम करना पड़ता है। प्री पोस्ट दोनों को ही आपको क्लेम करना होगा, डायरेक्टली या इंश्योरेंस एजेंट के माध्यम से। कई बार व्यक्ति को कैशलेस मिलता है और वो बहुत ज़्यादा खुश रहता है कि मुझे कैशलेस प्राप्त हो गया है। प्री पोस्ट की आवश्यकता नहीं, पहली बात उसे पता नहीं होती है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो भी आप प्रीमियम पे करते हैं इसमें ये फ़ीचर भी रहता है और हमें ये अवेल करना चाहिए। यहाँ पे जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, आपको उस कंपनी की हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी को ख़रीदना चाहिए जहाँ पे प्री और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन के नंबर ऑफ़ डेज़ ज़्यादा हैं। अगर नंबर ऑफ़ डेज ज़्यादा हैं उतना ही आप ज़्यादा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। मुख्यतः प्री हॉस्पिटलाइजेशन 30 दिन का और पोस्ट 60 डेज़ का है। लेकिन कुछ हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी ऐसी हैं जो कि पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन 180 दिन तक और प्री हॉस्पिटलाइजेशन 60 से 90 दिन तक भी कवर करते हैं। तो मैं यहाँ पे सभी दर्शकों को कहना चाहूँगा, जब भी आप कोई हेल्थ इंश्योरेंस प्लान लेते हैं, और प्री पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक डिस्टिंक्टिव फीचर है जहाँ पे नंबर ऑफ़ डेज़ ज़्यादा हों, उन्हीं प्रकार के प्लान्स को आपको खरीदना चाहिए। कोविड-19 यानी कोरोना वायरस देश एवं संपूर्ण विश्व में व्याप्त विषाणु जन्य समस्या। लाखों लोग इस संक्रमण की चपेट में। इसका निदान है जागरूकता के साथ हम और आप स्वयं। कोरोना वायरस के इस संक्रमण से संपूर्ण भारतवर्ष भी एक विकट स्वास्थ्य की परिस्थितियों से जूझ रहा है। भारत सरकार द्वारा गांव से शहरों तक व्यापक जांच, उपचार और विभिन्न नैदानिक व्यवस्थाएं की गई हैं, लेकिन अभी हमें करना है इससे बचाव। बचाव है आपस में 2 गज की दूरी रखें, मास्क जरूर लगाएं, हाथों को बार बार साबुन से धोएं और हाँ, आरोग्य सेतु ऐप पर लॉगिन अवश्य करें। घर पर रहें और NIOS की स्व अध्ययन सामग्री से पढ़ते रहें। आपके लिए PM ई-विद्या पर टीवी, रेडियो वाहिनी और मुक्त विद्या वाणी पर ऑडियो कार्यक्रमों का प्रसारण भी NIOS द्वारा किया जा रहा है। आपसे एक ही अनुरोध है, जब भी छींकें, मुंह और नाक को ढकना ना भूलें। भीड़ भाड़ में जाने से बचें और सामाजिक दूरी का पालन करें। और एक बात, जब तक वैक्सीन नहीं आती तब तक मास्क को ही वैक्सीन समझें। साफ रहें, स्वच्छ रहें और स्वस्थ रहें। 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। किसी भी आपदा की स्थिति में संपर्क करें टोल फ्री नंबर 1075 011 23978046। ईमेल करें ncov2019@gov.in। जीवन ये प्रकाशित करने, राहों को आलोकित करने। जीवन ये प्रकाशित करने, राहों को आलोकित करने। हम अपना दीपक स्वयं बने, हम अपना रास्ता स्वयं चुने। अपना दीपक स्वयं बने, हम अपना रास्ता स्वयं चुने। जीवन ये प्रकाशित करने, राहों को आलोकित करने। धन साधन समय की सीमा से विद्यालय जो मुक्त हो। धन साधन समय की सीमा से विद्यालय जो मुक्त हो। कभी पढ़े हम कहीं पढ़े, वे विषय की लोच से युक्त हो। कभी पढ़े हम कहीं पढ़े,
जीवन ये प्रकाशित करने, राहों को आलोकित करने। शिक्षा परीक्षा का अवसर एक बार ही क्यों मिलता फिर शिक्षा और परीक्षा का अवसर एक बार ही क्यों मिलता फिर दुनिया में इसके केंद्र बहुत, कोई मन चाहा केंद्र चुने, हम अपना जीवन स्वयं बने, हम अपना रास्ता स्वयं चुने, कोई मन चाहा केंद्र चुने, स्वयं बने, हम मैं सभी दर्शकों का ब्रेक के बाद स्वागत करता हूं। ब्रेक से पहले हम लोग चर्चा कर रहे थे हेल्थ इंश्योरेंस के कौन कौन से महत्वपूर्ण फीचर्स हैं जिसको हमें अपने जहन में रखना चाहिए जब भी हम कभी कोई हेल्थ इंश्योरेंस प्लान खरीदते हैं या किसी को सजेस्ट करते हैं। हमने ब्रेक के पहले पढ़ा प्री पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन के बारे में। इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए हम दूसरा इंपॉर्टेंट फीचर इसके बारे में पढ़ेंगे। सो द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फीचर इज़ डे केयर प्रोसीजर। Now, in daycare procedure, as you know, the first foremost condition to avail the benefit under the health insurance plan is 24-hour hospitalization. एक व्यक्ति हेल्थ इंश्योरेंस प्लान में तभी लाभ प्राप्त कर सकता है, चाहे कैशलेस हो चाहे रिइम्बर्समेंट हो, अगर वो 24 घंटे तक हॉस्पिटलाइज रहेगा किसी अस्पताल में, नेटवर्क या नॉन नेटवर्क हॉस्पिटल में। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन भी है जिसको हम कहते हैं डे केयर प्रोसीजर, where 24-hour hospitalization is not required at all. Due to advancement in medical sciences, we have lot of procedure, we have some operation, we have some different, we can say the medical procedures where you need not to get yourself hospitalized for 24 hours. It may be that you were hospitalized in the morning and within 3 to 4 hours you get discharged. This is all because of advancement in medical sciences. So these type of expenses are also covered under your health insurance plan under day care procedure. We can take some example like there is a chemotherapy, cataract operation, tonsillectomy, radiations, lithotripsy, etc. So these are the all procedure where you need not to get hospitalized for 24 hours. 24 आवर्स हॉस्पिटलाइजेशन की एक इम्पॉर्टेंट कंडीशन है। जब भी आप कैशलेस रीइंबर्समेंट लेते हैं तो 24 घंटे आपको अस्पताल में एडमिट होने ज़रूरी है। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है डे केयर प्रोसीजर, जो एग्जांपल हमने अभी डिस्कस किए। इसके लिए इसमें अगर इस प्रकार का अगर कोई प्रोसीजर होता है तो वो इस हेल्थ इंश्योरेंस प्लान में आपका कवर होता है। What is the important aspect when this feature comes, that is day care procedure? You will come across the companies where the day care procedure are written in their policy document. Some says 30 day care procedure, some says 50, 100, 146. So I would like to tell you that please go with those health insurance plan where the day care procedures are covered maximum in number. You will come across some people who will say that we are covering 40 day care procedure and the other company who is covering 100 day care procedure is one of the same. Why so? Because they have expanded those terms. Otherwise we also cover and they also cover. Now just to make you aware, in medical science, whatever diagnosis is there, whatever procedure, medical procedure is being done, we do have a name in the medical science. So if your company is giving in writing the day care procedure name in the policy terms and condition, and they are in a very good number, say more than 150, please go with those plans. Because at the time of claim, there will be no problem because that procedure will be written in your policy terms condition and that will be covered under day care procedure. Then if we talk about the another benefit, another is maternity cover.
Now here I just want to tell you that generally the medical maternity cover is under the exclusion under the different health insurance plans. But in market we do have some companies where this type of plans are covered. So in this what they do is the premium would be at the higher side. Some people may give you maternity benefit in form of giving you some incentive when it is a cesarean or a normal delivery, otherwise they don't cover the whole expenses. But we do have some plans where they cover maternity as per your need, you can purchase it. Then the next is coverage for Ayush treatment. Now you know that we have got an alternative medicine. We have a pathy called Ayurvedic, Yoga, Unani, Siddha, Homeopathy, which we have some classical diseases are there which are cured through these Ayush pathy. So just want to tell you that initially they were under the exclusion, but due to intervention of IRDAI and the Ayush Ministry, some features were say covered partially. But we do have some plan where that percentage is high or they cover it fully. So my suggestion to you is, whenever you are taking a cover, any health insurance plan, please make it a point that how much percent of Ayush treatment is being covered under that. If it is maximum or they are covering fully, you can go with those plans. One more feature which is very very important these days is reinstatement of sum insured. पहले जब आप प्लान लेते थे, मान लीजिए हम एग्जाम्पल लेते हैं, 1 साल का आपने हेल्थ इंश्योरेंस प्लान लिया जिसमें सम इंश्योर्ड 5 लाख का कवर है. ऐसी परिस्थिति भी आ सकती है कि हो सकता है कि उस 1 साल के दौरान ही मान लीजिए ठीक 6 महीने बाद सारे के सारे 5 लाख रुपए ख़त्म हो सकते हैं. हो सकता है कि कैशलेस या रीइंबर्समेंट वो सारा का सारा सम इंश्योर्ड अगर समाप्त हो जाता है. ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति को अगले साल मतलब जब भी कोई रिन्यूअल डेट आएगी उसके लिए उसको वेट करना होता था, या उससे कुछ अतिरिक्त प्रीमियम लेकर उसको टॉप अप कराया जा सकता था. लेकिन आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि आजकल ऐसे प्लान्स भी उपलब्ध हैं जहाँ पे अगर सम इंश्योर्ड अगर एग्जॉस्ट हो जाता है तो ऑटोमेटिक रीइंस्टेट या दोबारा वो सम इंश्योर्ड फिर से रीस्टोर हो सकता है. ये बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट फीचर है. आजकल काफ़ी कंपनीज ऐसे प्लान मार्केट में लेके आ चुकी हैं. तो जब भी आप कोई हेल्थ इंश्योरेंस प्लान लेते हैं वहाँ पे इस फीचर को मुख्यतः ज़रूर देखें. अगर आप इस प्रकार के फीचर को और नॉन रीइंस्टेटमेंट ऑफ सम इंश्योर्ड वाला प्लान देखेंगे तो ज़्यादा प्रीमियम में आपको भी फ़र्क नज़र नहीं आएगा. लेकिन यहाँ फ़ायदा ये है कि अगर 5 लाख है, अगर उसका सम इंश्योर्ड एग्जॉस्ट हो जाता है तो ऑटोमेटिक 5 लाख का दोबारा उस पर रीइंस्टेट या रीस्टोर हो जाएगा. इस प्रकार का आपको जो प्लान है ऐसे लेने चाहिए. ये फैमिली के लिए बहुत ही आवश्यक है और बहुत ही महत्वपूर्ण है. Then if we talk about the other benefit, then in that OPD cover, here also I have come across a lot of people who say that do our plan cover OPD. Now OPD generally is not covered under your health insurance plan. Generally you will not find this cover in different companies' health insurance product. But I cannot say that all companies do not cover. There are some few high-end product where a lot of features are there, premium is also high, where they may cover your OPD expenses also. The important aspect in this is that if you think that OPD need to be covered under that, you can go with this plan, but the premium would be higher. Second thing is that yes, this type of a plan can be covered under pre and post hospitalization. अभी हमने बात की कि अगर व्यक्ति अगर हॉस्पिटलाइज होता है, डॉक्टर के फीस का खर्चा, उसकी मेडिसिन का खर्चा, उसके डायग्नोस्टिक टेस्ट का खर्चा, इस प्रकार के खर्चे भी वो प्री और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन में कवर कर सकता है. उस परिस्थिति में एक सभी हेल्थ इंश्योरेंस प्लान में वो OPD को कवर कर सकता है. लेकिन अगर वो सिर्फ OPD ट्रीटमेंट लेने जा रहा है और उसे लगता है कि वो कवर होगा, तो मैं आपको बताना चाहूँगा जनरली एक्सक्लूजन में आता है. देन हॉस्पिटल कैश, ये भी एक ऐसा फीचर जो मैंने आजकल काफ़ी हेल्थ इंश्योरेंस प्लान्स में देखा है, जिसमें दे पे फिक्स लम्प सम पेमेंट फॉर ईच डे ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन फॉर अ स्पेसिफाइड पीरियड, नॉर्मली ग्रांटेड फॉर 7 days विद डिडक्टेबल ऑफ 2 to 3 days. हॉस्पिटल कैश इसमें एक एग्जांपल है, जैसे कि शेयर्ड एकोमोडेशन. किसी भी अस्पताल में विभिन्न प्रकार के जो हॉस्पिटल में रूम होते हैं, जैसे जनरल वार्ड है, सेमी प्राइवेट, प्राइवेट, डिलक्स रूम, इससे भी हाई एंड रूम्स वहाँ हो सकते हैं. जैसे जैसे रूम की कैटेगरी चेंज होती है वैसे ही फाइनल जो बिल आता है हॉस्पिटल से उसका भी एक्सपेंस डिफरेंट होता है. हो सकता है कि
वो एक व्यक्ति सेम बीमारी से अगर वो डिफरेंट रूम में अगर वो एडमिट होता है, जैसे कि जनरल वार्ड में, सेमी प्राइवेट रूम में, और फाइनली अगर 5 दिन बाद वो उन्हीं दवाइयों का सेवन करता है, वही डॉक्टर उसको देखने आते हैं, सेम अस्पताल, सेम बीमारी, लेकिन उनके फाइनल बिल्स में बहुत ज़्यादा अंतर होता है। ऐसी परिस्थिति में मैंने कुछ ऐसे फीचर्स देखे हैं हेल्थ इंश्योरेंस प्लान में, जहाँ पे अगर आप शेयर्ड अकोमोडेशन लेते हैं, शेयर्ड अकोमोडेशन मतलब उस रूम में हॉस्पिटल के 2 या 2 से ज़्यादा बेड होते हैं, वहाँ पे अगर वो इस प्रकार का रूम अवेल करता है तो उसको डेली कैश हॉस्पिटल के उस हेल्थ इंश्योरेंस प्लान में उसको दिए जाते हैं। जनरली 7 दिन तक, मान लीजिए अगर उसने ऐसा कोई प्लान लिया जहाँ पे उसे 500 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से 7 दिन तक 3500 रुपये उसको रीइम्बर्स किए जा सकते हैं अगर वो शेयर्ड अकोमोडेशन लेता है। तो इस प्रकार के भी फीचर उसमें होते हैं। इसमें हॉस्पिटल का ये फ़ायदा होता है, हॉस्पिटल के अलावा जो इंश्योरेंस कंपनी है उसको ये फ़ायदा होता है कि फ़ाइनल बिल का जो अमाउंट आएगा वो कम होगा, और आपको ऐसे रूम को लेने की वजह से, आपको इंसेंटिव देने की वजह से वो हॉस्पिटल डेली कैश भी देता है, जिसमें विन विन सिचुएशन है दोनों पार्टीज़ के लिए। क्योंकि कोई भी अगर कोई कैपिंग लिमिट, सब लिमिट अगर आपकी पॉलिसी में नहीं है तो आपको एज अ पॉलिसी होल्डर कोई नहीं रोक सकता हाई एंड रूम अवेल करने से किसी भी हॉस्पिटल में। तो इस प्रकार से इंसेंटिव देने से वो कई बार उसको प्रेरित करते हैं कि वो कोई शेयर्ड अकोमोडेशन ले ताकि हॉस्पिटल कैश को प्राप्त कर सके। दूसरा फीचर और इसका फीचर है वो है डोनर एक्सपेंसेस। ये भी एक फ़ीचर ऐसा है जो आपको सभी पॉलिसीज़ में देखने को मिलेगा। इन डोनर एक्सपेंसेस कवर्ड फॉर मेजर ऑर्गन ट्रांसप्लांट एज पर द टर्म्स एंड कंडीशन डिफाइंड इन द पॉलिसी। इस डोनर एक्सपेंसेस का जो मुख्य अगर हम बात करें विशेषता, वो ये है कि अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति के पास हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है और उसे एक डोनर की आवश्यकता है, उसे ऑर्गन ट्रांसप्लांट की आवश्यकता है, तो जो भी डोनर उसको देना चाहेगा उसके एक्सपेंसेस भी उस व्यक्ति के हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में कवर किए जाएंगे जो कि रेसिपिएंट है। इसमें उसको इंश्योर्ड होना ज़रूरी नहीं है अगर कोई डोनर है। तो ये फीचर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे ऑर्गन ट्रांसप्लांट की ज़रूरत होती है तो डोनर के एक्सपेंसेस भी आपकी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में कवर होते हैं। अगला जो कवर है जो कि एम्बुलेंस चार्जेस है, ये भी सभी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज़ में कवर होता है। यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा कि जब भी आप कोई ऐसा प्लान खरीदते हैं तो उसमें ज़रूर देखें, क्योंकि कोई ना कोई लिमिट प्रतिदिन की या प्रति इवेंट के कोई रुपए की लिमिट ज़रूर उसमें आपको दिखेगी। जैसे कि एम्बुलेंस चार्जेस 1500 रुपये अधिकतम आप उसमें अवेल कर सकते हैं। सो एम्बुलेंस चार्जेस इज ऑल्सो कवर्ड अंडर योर हेल्थ इंश्योरेंस प्लान। सो दिस इज़ रीइंबर्समेंट अप टू अ सर्टेन लिमिट स्पेसिफाइड इन पॉलिसी। तो यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कि जो भी आप हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीद रहे हैं या किसी को सलाह दे रहे हैं, वहाँ पे उसके कोई लिमिट, सब लिमिट तो नहीं है, अगर है तो कितनी है। तो यहाँ से भी इस प्रकार के फीचर को भी आप उस तरीके से जब भी कभी हेल्थ इंश्योरेंस प्लान लेंगे अपने जहन में रख सकते हैं। देन शेयर्ड अकोमोडेशन हम लोगों ने अभी चर्चा की, जहाँ पे अगर आप कोई शेयर्ड अकोमोडेशन लेते हैं तो इंश्योरेंस कंपनी आपको इंसेंटिव के रूप में डेली कैश आपको देती है। कई व्यक्ति हेल्थ इंश्योरेंस प्लान को लाइफ इंश्योरेंस प्लान से कंपेयर करने लग जाते हैं, जहाँ पे वो कहते हैं कि अगर मेरा कोई क्लेम नहीं आया मुझे क्या मिलेगा, या मुझे कोई ऐसा है जो कैश, डेली कैश टाइप का कुछ मिल सकता है। ऐसी स्थिति में जब शेयर्ड अकोमोडेशन है, हम उस व्यक्ति को कह सकते हैं अगर आप शेयर्ड अकोमोडेशन लेते हैं तो वहाँ पे आपको डेली कैश के रूप में एक धनराशि प्राप्त होगी। तो इस प्रकार से उसको मोटिवेट कर सकते हैं शेयर्ड अकोमोडेशन लेने के लिए। नेक्स्ट फीचर है फ्री हेल्थ चेकअप्स। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर आजकल आया है, जिसमें वेलनेस प्रोग्राम पे भी बहुत ज़्यादा IRDAI ध्यान दे रहा है, और इवन इंश्योरेंस कंपनी भी चाहती हैं कि उनके पॉलिसी होल्डर स्वस्थ रहें। तो इस प्रकार से वो कई ऐसे प्रोविज़न लेके आ रहे हैं जिससे वो अपने पॉलिसी होल्डर के साथ लगातार संपर्क में रहें और उसको प्रेरित करें कि वो एक्सरसाइज करे, अपनी डाइट का ख्याल रखे ताकि वो हेल्दी रहे। इस प्रकार से पॉलिसी होल्डर को लगता है कि कंपनी बहुत अच्छा काम कर रही है और हमारे साथ लगातार संपर्क में, और हमारी हेल्थ के लिए कितना कंसर्न है। ये एक तरह से इंश्योरेंस कंपनी के लिए भी एक लाभ की स्थिति है, क्योंकि अगर वो उनका पॉलिसी होल्डर स्वस्थ रहता है, चेकअप्स कराता रहता है, तो इनिशियल लेवल पे अगर कोई बीमारी होती है उसको डिटेक्ट किया जा सकता है, उसका इलाज संभव है, जिससे उसका पॉलिसी का जो सम इंश्योर्ड है वो एग्जॉस्ट नहीं होगा और क्लेम भी ज़्यादा नहीं आएंगे।
So many policies provide for reimbursement of cost of health checkup at the end of 4 continuous claim free year period. जनरली मैंने हेल्थ इंश्योरेंस प्लान में देखा है कि फ्री हेल्थ चेकअप्स को अगर 4 साल तक क्लेम फ्री ईयर आपने क्लेम नहीं लिया है पॉलिसी में, तो वो आपको कुछ प्री डिफाइंड बेनिफिट के तहत हेल्थ चेकअप्स आप करा सकते हैं, उसका अमाउंट रीइंबर्स करा सकते हैं। मैंने कुछ ऐसे प्लान्स भी देखे हैं जहाँ पे हर साल या हर 2 साल बाद भी आप चेकअप्स करा सकते हैं, लेकिन ऐसी स्थिति में हमें चेक करना होगा कि क्या उस हेल्थ इंश्योरेंस प्लान में ये सुविधा उपलब्ध है या नहीं है। ये बहुत अच्छी चीज़ है। अगर आपको साल 2 साल में अपने चेकअप्स कराते रहने चाहिए ताकि आपके हेल्थ स्टेटस का आपको पता चलता रहे, आपको प्रेरित करते रहे बार बार कि आप स्वस्थ रहें, अपने खान पान का ध्यान रखें और एक्सरसाइज करते रहें। और ये डेटा इवन हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज़ के पास भी जाता है पोर्टल के थ्रू। आजकल ऐप्स भी उपलब्ध हैं जिसके थ्रू ये डेटा जाता है। आप कोई चेकअप कराते हैं उनके नेटवर्क हॉस्पिटल में, तो वो डेटा भी उनके पास जाता है। अगर आपके सारे हेल्थ पैरामीटर्स अच्छे होते हैं तो उस स्थिति में रिन्यूअल के टाइम पे आजकल मैंने कंपनीज़ को देखा है कि वो आपको डिस्काउंट भी देते हैं प्रीमियम पे। तो बहुत अच्छी स्थिति है कि आप स्वस्थ भी रहते हैं और स्वस्थ रहने के साथ साथ आपको इंसेंटिव के रूप में आपके प्रीमियम में डिस्काउंट भी आपको प्राप्त होता है। देन renewability. So these days I can say that if you take any health insurance plan, it says long life renewal, because previously it used to be like if a person is going at the higher age, then insurance company would have denied or they may deny the renewability factor. If the claim is also coming at the higher frequency and severity, then also they can deny. But due to the initiative of IRDAI, they said that you cannot deny the renewability. Once you have entered into the health insurance plan, it's a long life renewal. So आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी चाहिए। अगर आपको हेल्थ इंश्योरेंस प्लान लेते हैं IRDAI के इनिशिएटिव के अकॉर्डिंग, आप लॉन्ग लाइफ रिन्यूअल के हकदार हैं। आपकी पॉलिसी, आप प्रीमियम टाइमली अगर पे करते हैं तो आपकी पॉलिसी चलती रहेगी। कभी भी एज के कारण आपको कभी भी कोई इंश्योरेंस कंपनी मना नहीं कर सकती कि हम आपका पॉलिसी को रिन्यू नहीं करेंगे। Cost of pre-policy checkup. These days, again, I would like to tell you that these days I have seen the companies that they are increasing the age for the pre-policy checkup. What I am trying to say, it's a medical expenses. So whenever you used to take a policy, say for example you are 45 or more than 45 years of age, or you are going for a high-end sum insured product, say health insurance plan of 10 lakh or more than 10 lakh, then your health insurance company used to conduct the medical checkup. So you go to a diagnostic center or a hospital which is collaborated one, you go there, your test would be conducted, the report will be shared with your medical underwriter of a health insurance company. You need not to pay anything. And when the decision comes of underwriter of health insurance company that they are accepting your proposal on the same premium, or if some health parameter are at the higher side, your insurance company may deny the proposal or they can impose the loading also. अगर आपके हेल्थ के जो पैरामीटर्स हैं कुछ ऐसा सिग्निफिकेंट आता है, जैसे डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, ऐसी स्थिति में आपकी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी आपको पॉलिसी देने से मना भी कर सकते हैं या उसमें कुछ अतिरिक्त प्रीमियम चार्ज कर सकते हैं, जिसे हम लोडिंग कहते हैं। लेकिन जो भी वो निर्णय लेते हैं वो लिखित में होता है और आपकी सहमति से यह पॉलिसी आगे इशू की जाती है। तो हमें वो प्लान लेने चाहिए। जब भी आप प्लान लेते हैं, आप अपने एजेंट से या किसी इंश्योरेंस कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव से आप ज़रूर ये पूछें कि अगर मैं प्लान लेता हूँ या लेती हूँ, क्या मेरे मेडिकल चेकअप होंगे? अगर होंगे तो कहाँ पे होंगे? अगर मैं प्रीमियम, जैसे कि आपको पता है इंश्योरेंस में आपको प्रीमियम प्रपोजल फॉर्म के साथ ही देना होता है, और अगर मेडिकल इन्वॉल्व होते हैं और मान लीजिए कोई हेल्थ पैरामीटर कुछ नेगेटिव आते हैं, या हम कह सकते हैं कि हायर हेल्थ पैरामीटर होते हैं जो कि हैज़ार्ड हैं कंपनी के लिए, ऐसी स्थिति में अगर वो मेडिकल भी कंडक्ट होता है और आपका प्रपोजल रिजेक्ट भी हो जाता है, तो कितनी प्रीमियम की कटौती करके आपको अतिरिक्त प्रीमियम जो भी रह जाता है वो आपको वापस किया जाता है। ये भी आपके लिए एज अ पॉलिसी होल्डर जानना आवश्यक है। आप अपने एजेंट से या सेल्स रिप्रेजेंटेटिव और इंश्योरेंस कंपनी से पूछते हैं तो वो आपको बताएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आजकल मैंने ऐसे हेल्थ इंश्योरेंस प्लान देखे हैं जहाँ पे 55 साल की उम्र तक भी वो मेडिकल चेकअप नहीं कराते हैं, और एक टेली अंडरराइटिंग के माध्यम से, जैसे कि आजकल कोविड है तो ऐसी स्थिति में वो लोग टेली अंडरराइटिंग करते हैं, जिसमें आपको इंश्योरेंस कंपनी के डिपार्टमेंट से फ़ोन आता है, जो भी आपने प्रपोजल फॉर्म में लिखा उसे डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो आपसे कुछ प्रश्न पूछते हैं, और वो जो वीडियो जो ऑडियो है वो रिकॉर्ड भी की जाती है क्वालिटी चेक के लिए भी, और साथ में आगे
ताकि एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस रहे कि जो आपकी स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके लिए कि आप कुछ भी इंश्योरेंस कंपनी से कुछ भी ना छुपाएं। अगर कोई भी आपकी कोई बीमारी या कोई डिज़ीज़ या कोई ट्रीटमेंट चल रहा है या चल रहा था, उसके बारे में संबंधित प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं प्रपोजल फॉर्म में, उसका आप सही उत्तर दें। कुछ भी आपको छुपाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपका रिकॉर्डेड कन्वर्सेशन उनके पास है, जिसे हम टेली अंडरराइटिंग कहते हैं। प्रपोजल फॉर्म भी उनके पास है, लेकिन अगर क्लेम के टाइम अगर आप कोई ऐसी सिग्निफिकेंट चीज़ें बताते हैं कि जैसे आपकी मान लीजिए 2 साल पुरानी पॉलिसी और आप बताते हैं 10 साल से आप डायबिटीज़ की दवाई भी ले रहे हैं, 12 साल से हाइपरटेंशन की भी दवाई भी ले रहे हैं, तो भी एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है जो कि हॉस्पिटल आपकी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी को भेजता है या टीपीए को। तो वहाँ पे मिसमैच होता है आपके जो रिकॉर्डेड कन्वर्सेशन टेलीफोनिक हुआ था उसका, प्रपोजल फॉर्म का और क्लेम फॉर्म का। तो ऐसी स्थिति में आपको प्रॉब्लम हो सकती है क्लेम अवेल करने में, और ऐसी स्थिति में फिर आप ये भी कह सकते हैं कि कंपनी आपको क्लेम नहीं दे रही। डिससेटिस्फेक्शन हो सकता है, डिसअपॉइंटमेंट हो सकता है। इससे बचने का एक ही तरीका है कि आप अपने प्रपोजल फॉर्म को स्वयं भरें और कोई भी बीमारी आपको छुपाने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपका एजेंट या कोई सेल्स रिप्रेजेंटेटिव ऐसा करने के लिए आपको प्रेरित करता है तो आप उसकी बात बिल्कुल ना मानें, और आप अपने जितने भी मेडिकल फैक्ट्स हैं उसको आप उनको वहाँ पे आपको बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देन द कॉमन टर्मिनोलॉजी विच इज़ यूज इन हेल्थ इंश्योरेंस। अब कुछ ऐसी टर्म्स के बारे में बात करेंगे जहाँ पे हमने मुख्यतः देखा है कि लोग जब भी कोई पॉलिसी बेचना चाहता है या कोई प्रमोट कर रहा है, वहाँ पे मुख्यतः वो लोग इसकी बात नहीं करते, हमेशा यूएसपी की बात करते हैं, कवरेज की बात करते हैं। लेकिन जहाँ पे आपकी कोई बेनिफिट रिस्ट्रिक्ट हो जाता है या कोई कंडीशन होती है, उसके बारे में जनरली चर्चा नहीं की जाती है। तो उसमें सर्वप्रथम जो नाम आता है वो है प्री एक्सिस्टिंग डिजीज़ क्लॉज। So any condition, ailment or injury or related condition for which you have a sign or symptoms and or were diagnosed or received medical advice, treatment within 48 months prior to the first policy issued by insurer, that is pre-existing disease clause. If we talk about the time period, maximum waiting period for such pre-existing disease is 4 years. मुख्यतः हेल्थ इंश्योरेंस टर्मिनोलॉजी में इसको हम लोग PED कहते हैं, दैट इज़ प्री एक्सिस्टिंग डिजीज़ क्लॉज। इसका मतलब ये है कि अगर आप जब भी पहली बार कोई पॉलिसी लेते हैं और उस समय आपका कोई ट्रीटमेंट चल रहा है या कोई मेडिकल प्रोसीजर या कोई ऑपरेशन हुआ है या पहले कभी हुआ है 48 मंथ्स पहले तक, तो उसका उल्लेख अपने प्रपोजल फॉर्म में आप ज़रूर कीजिए। अगर आप उसका उल्लेख करते हैं तो हो सकता है इंश्योरेंस कंपनी आपसे कुछ कागजात उस बीमारी से संबंधित, हॉस्पिटलाइजेशन, डिस्चार्ज समरी आपसे मांग सकती है, वो आपको उपलब्ध कराना होगा। ऐसी स्थिति में वो बीमारी आपकी कंपनी चाहे तो कवर कर सकती है, या जनरली मैंने देखा है अगर जो भी आप बीमारी डिस्क्लोज़ करते हैं या कोई प्रोसीजर, तो वो प्री एक्सिस्टिंग डिजीज़ क्लॉज की कैटेगरी में आता है, जिसमें अधिकतम 4 साल के अगले 4 साल तक जो आपने पॉलिसी ली, हो सकता है कि कंपनी ये कंडीशन रहे PED के अंदर कि उस बीमारी से संबंधित जो भी क्लेम आएगा वो अगले 4 साल तक कवर नहीं होगा। यहाँ पे मैंने कुछ कंपनीज देखी जहाँ पे कई बार ये प्री एक्सिस्टिंग डिजीज़ क्लॉज 3 साल का भी है। तो यहाँ पे भी आप अगर कोई प्रोडक्ट खरीदने जा रहे हैं या सजेस्ट कर रहे हैं तो उसको डिफ्रेंशिएट करके ज़रूर देखें। जहाँ पे प्री एक्सिस्टिंग डिजीज़ क्लॉज के नंबर ऑफ़ ईयर्स कम है, आप उस प्लान को ख़रीद सकते हैं। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर कोई ऐसी प्रोसीजर, मेडिकल प्रोसीजर, ऑपरेशन, दवाई आपकी चल रही है, कोई ट्रीटमेंट चल रहा है या पहले कुछ हुआ है, उससे आप प्लीज़ ज़रूर बताएं। ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है कि पॉलिसी का प्रपोजल फॉर्म एक्सेप्ट ना करें, उस स्थिति में आपका प्रीमियम सारा वापस कर दिया जाएगा। अगर हो सकता है लोडिंग लगे, अतिरिक्त प्रीमियम लें, ऐसी स्थिति में अगर आप कंफर्टेबल फील करते हैं, अगर उस प्राइसिंग में आप उस प्रोडक्ट को लेना चाहते हैं तो भी आप उसको ले सकते हैं। तीसरी जो कंडीशन है वो हो सकता है कि आपको प्रीमियम का लोडिंग बिल्कुल भी ना लगे और आपको उसी में वो कवर कर लें, और प्री एक्सिस्टिंग डिजीज़ में क्लॉज में वो नेक्स्ट 3 या 4 ईयर्स तक आपको कवर ना करें। नेक्स्ट इज़ वेटिंग पीरियड इन हेल्थ इंश्योरेंस। So depending on the product, waiting period of 1, 2, 3 or maximum 4 years apply for the disease like cataract, hernia, calculus, etc. We have 30 days initial waiting period from inception of the policy, or we also call it cooling off period. This however will not be applied for the hospitalization due to accident. Next important feature है waiting period, जिसके बारे में भी जल्दी से कोई चर्चा नहीं करता, क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसी बीमारी हैं या हम कह सकते हैं
मेडिकल प्रोसीजर या कोई इलनेस है जो शुरुआती, अगर आप कोई फ्रेश पॉलिसी लेते हैं तो कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो 1 साल तक, कुछ 2 साल तक, 3 और अधिकतम 4 साल तक कंपनी कवर नहीं करती है। अगर उन इलनेस की बात करें, जैसे कैटरेक्ट का ऑपरेशन है, हर्निया का है, पथरी का ऑपरेशन है, कैलकुलस जैसे हम कहते हैं, नी रिप्लेसमेंट है, इस प्रकार के जो बीमारी हैं, इनके जो प्रोसीजर हैं वो शुरुआती सालों में इंश्योरेंस कंपनी अपने हेल्थ इंश्योरेंस प्लान में कवर नहीं करती। इसको हम वेटिंग पीरियड कहते हैं। यहाँ पे आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप जब भी कोई हेल्थ इंश्योरेंस प्लान ख़रीदते हैं तो टर्म्स कंडीशन में आप वेटिंग पीरियड ज़रूर देखें कि कौन कौन सी इलनेस वो लोग वेटिंग पीरियड या कितने साल तक कवर नहीं करते। कई बार ये जानकारी पूर्णतः आपको प्रॉस्पेक्टस में नहीं मिलेगी, ये टर्म्स कंडीशन में मिलेगी, जो कि आप स्वयं भी उसकी वेबसाइट पर जाके चेक कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको सलाह दूंगा कि आप वो हेल्थ इंश्योरेंस प्लान लें जहाँ पे ये वेटिंग पीरियड सबसे कम हो। कुछ ऐसे प्लान हैं जहाँ पे वो कहते हैं कि हम अधिकतम 2 साल तक की वेटिंग पीरियड रख रहे हैं और ये 14 बीमारियाँ या 12 बीमारी तक हम लोग ये अगले 2 साल तक हम कवर नहीं करेंगे। तो मैं आपको यही सलाह दूंगा कि जहाँ पे वेटिंग पीरियड का नंबर ऑफ़ ईयर्स कम हो और नंबर ऑफ़ इलनेस भी कम हो, वही प्लान आपको लेना चाहिए। और आपको जब भी कोई क्वेरी हो तो आप अपने एजेंट से या किसी इंश्योरेंस इंटरमीडिएट से इसके बारे में चर्चा ज़रूर करें, उससे जानें और स्वयं भी इसको वेबसाइट पे या उसके टर्म्स कंडीशन के हार्ड कॉपी में आप इस चीज़ को देखें, वेरीफाई कीजिए कि जो सेल्स रिप्रेजेंटेटिव वो आपको सही जानकारी दे रहा है या नहीं दे रहा। इसके अलावा अगर आप कोई नई पॉलिसी ख़रीदते हैं उसमें सर्वप्रथम शुरू के 30 दिन तक सारी इंश्योरेंस कंपनी के जितने भी हेल्थ इंश्योरेंस प्लान हैं, कोई भी बीमारी, इलनेस, हॉस्पिटलाइजेशन कवर नहीं होता है शुरुआती 30 दिनों में, जिसे हम कूलिंग ऑफ पीरियड भी कहते हैं। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन भी है। अगर कोई व्यक्ति आज कोई हेल्थ इंश्योरेंस प्लान पहली बार लेता है और इन 30 दिन के दौरान ही अगर कोई एक्सीडेंटल एक्सपेंसेस आता है जिसकी वजह से हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत पड़ती है, ऐसी स्थिति में ये 30 डेज़ का जो कूलिंग ऑफ पीरियड है या इनिशियल वेटिंग पीरियड है फ्रेश पॉलिसी के लिए, ये हट जाता है। इसमें एक और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अगर आप किसी एक इंश्योरेंस कंपनी से दूसरे इंश्योरेंस कंपनी के हेल्थ इंश्योरेंस प्लान में पोर्ट कराते हैं तो जितने साल आप पहले कवर रहे हैं, मान लीजिए कोई ऐसी बीमारी जो 2 साल बाद कवर की जाती है, आप 2 साल के बाद अपनी पॉलिसी को पोर्ट करा के दूसरी इंश्योरेंस कंपनी में जाते हैं तो आप पहले दिन से उस चीज़ के लिए कवर होंगे, क्योंकि वेटिंग पीरियड भी कैरी फॉरवर्ड होता है। 30 दिन का जो वेटिंग पीरियड होता है इनिशियल, ये भी हट जाता है जब आप किसी और कंपनी के पोर्ट कराते हैं या आप रिन्यूअल भी कराते हैं। ये जितने भी वेटिंग पीरियड 1 साल, 2 साल के और 30 दिन के, ये आपके फ्रेश पॉलिसी के पहले दिन से स्टार्ट हो जाते हैं। देन नेक्स्ट इज को पेमेंट। दिस इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट फीचर फॉर ऑल ऑफ यू। Co-payment means that whenever the claim will arise, partially your insurance company is going to pay you and the rest you have to pay from your pocket. So say for example, if the co-payment is 20% in your policy, so what does it mean? That 20% that you have to pay as a customer and rest 80% your health insurance company is going to pay. So in my opinion, we have very few products where the co-payment is there, especially in senior citizen policy. But if you are not a senior citizen, please go with those products where no co-payment is there, because this is restricting your the claim amount. So this is very important that please don't go with those products where co-payment is there. If you voluntarily opt for that, or if there is a feature, you may have a premium less, but the feature restriction will be more every time you have to pay from your pocket. So in this particular session, we started with what is health insurance, then we started with the important features, what are the terms condition, each terminology we discuss, and we'll continue with it in the health insurance part 2 also. So with this we come to the end of this session. Hope you have gained a lot through it. Thank you very much.